गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 5 में एक और टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है कैटेलाइसिस। हिंदी में इसको प्रेरण बोलते हैं। कैटेलाइसिस वर्ड कैटलिस्ट से आया है और कैटलिस्ट के बारे में तुम सब लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो। कैटलिस्ट का क्या काम होता है कि किसी भी रिएक्शन को शॉर्ट टाइम पीरियड में कंप्लीट करना। कोई रिएक्शन अगर होने वाली रिएक्शन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ रिएक्शन लिखी है ईथीन हाइड्रोजन गैस के साथ जब रिएक्ट करती है तो रिएक्ट करने के बाद इथेन बनाती है। इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करके इथेन बनाती है। रिएक्शन हो जाएगी। अगर हाइड्रोजन गैस हम इथेन के साथ रखें तो रिएक्शन हो जाएगी, बट इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम। रीज़न उसका क्या होगा कि जो हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है ये कोई वीक बॉन्ड नहीं है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और इस बॉन्ड को टूटने लायक एनर्जी जब तक नहीं मिलेगी तब तक हाइड्रोजन एटम टूट नहीं पाएंगे, और हाइड्रोजन एटम नहीं टूटेंगे तो CH2 के साथ हाइड्रोजन एटम नहीं लग पाएंगे। तो इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें एक हेल्प लेनी पड़ती है, और वो हेल्प किसकी लेनी पड़ती है? निकल हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। निकल मेटल, निकल सॉलिड, निकल मेटल हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। निकल सॉलिड का फंक्शन क्या होता है कि जो निकल सॉलिड मटेरियल है, जो हमने एडजॉर्प्शन प्रोसेस में भी पढ़ा था कि ये निकल है इसकी सॉलिड सरफेस, ये अपने सॉलिड सरफेस के ऊपर इथीन के मॉलिक्यूल्स को, ये इथीन के मॉलिक्यूल्स हैं, इथीन के मॉलिक्यूल्स को C2H4 इथीन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को आने देता है। अपने सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को और इथीन के मॉलिक्यूल को आने देता है, क्योंकि हाइड्रोजन भी गैस है और इथीन भी गैस है, ये दोनों ही गैस है, तो दोनों को आने देगा। आने के बाद ये क्या काम करता है कि हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, ये हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड इसको कमजोर कर देगा। इसको कमजोर होने पर, क्योंकि हाइड्रोजन एक छोटा मॉलिक्यूल है और इथीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है कंपैरेटिवली, तो हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड वीक हुआ। वीक होने के बाद एक हाइड्रोजन एटम इस कार्बन के साथ चला जाएगा, एक हाइड्रोजन एटम इस कार्बन के साथ चला जाएगा। उसका रीज़न क्या है कि कार्बन की 3 वैलेंसी तो यहाँ पर पूरी हुई है, लेकिन जो चौथी वैलेंसी है वो डबल बॉन्ड से पूरी करनी पड़ी है दोनों कार्बन, तो इसलिए वो जबरदस्ती वाला जो बॉन्ड बना हुआ है वो जबरदस्ती वाला बॉन्ड टूटना ही चाहता है। और हाइड्रोजन एटम अगर अवेलेबल हो जाए किसी तरह से तो वो जबरदस्ती वाला बॉन्ड टूट जाएगा, वो डबल बॉन्ड टूट जाएगा। और डबल बॉन्ड टूट के, यहाँ पर हमने देखो सिंगल बॉन्ड ही लगाया, डबल बॉन्ड टूट के दोनों कार्बन एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देते हैं, जिससे कि एक नया बॉन्ड बन जाता है और इथेन मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो निकल है वो क्या काम करता है? एक कैटलिस्ट का काम करता है। एक कॉमन अपने डेली लाइफ से रिलेट करते हुए एक एग्जाम्पल मैं इसका तुम्हें देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम स्कूल के लिए निकले, लेट हो रहे हो, पैदल जाना है स्कूल में जाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा घर से ज़्यादा दूर नहीं है स्कूल, पैदल जाना है, रोज़ पैदल जाते हो, स्कूल जाने के लिए निकले, स्कूल जाने में तुम्हें काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब रास्ते में तुम्हें दिखाई दिया कि कोई पहचान वाला अपनी बाइक से जा रहा है, तुमने उस पहचान वाले को बोला कि मुझे तुम स्कूल तक छोड़ दो, उसने तुम्हें अपनी बाइक पे बिठा लिया। बिठाने के बाद उसने तुम्हें छोड़ दिया स्कूल तक और तुम टाइम से स्कूल पहुंच गए। जब तक स्कूल बैल लगने वाली थी उससे पहले तुम स्कूल में पहुंच चुके। हुआ क्या दोनों प्रोसेस में? देखो, पहले भी तुम स्कूल में ही पहुंचते, पहले भी तुम घर से ही चले थे और घर से चल के स्कूल में ही पहुंचने वाले थे। वापस भी तुमने यही किया, तुम घर से चले और घर से चल के स्कूल पहुंचे। डिफरेंस किसका रहा? केवल टाइम का। पहले तुम जिस टाइम पर पहुंचते वो डांट खाने का टाइम था, और दूसरी बार तुम जिस टाइम पर पहुंचे हो वो बिल्कुल सही टाइम है जिसमें स्टूडेंट्स को स्कूल में पहुंचना चाहिए। तो दूसरी बार में अब हमें दिखाई क्या चेंज दे रहा है? वो बाइक चेंज दिखाई दे रही है। वो बाइक जिसने तुम्हारा टाइम बचाया, तो वो जो बाइक है उसने तुमसे कुछ नहीं लिया, उस बाइक ने तुमसे कुछ नहीं लिया, ठीक है, और वो उस बाइक ने तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, बाइक ने तुम्हें वहाँ तक स्कूल तक छोड़ा, उसके बाद बाइक चली गई। तो वो जो बाइक है वहाँ पर, वो बाइक किसका काम कर रही है? निकल का काम कर रही है हमारे केस में, क्योंकि निकल ने केवल अपनी सरफेस प्रोवाइड की है, बाद में निकल पूरा का पूरा वापस रह जाता है। जब इथेन बन जाती है तो निकल एज सच अपनी ओरिजिनल स्टेट में रहता है, केवल प्रोडक्ट बन जाता है। तो जो हम चाहते थे वो हुआ, और वो होने के बाद फिर निकल भी अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस रहा। मतलब बाइक को जहाँ जाना था वो चली गई, क्योंकि उसका तो रास्ता ही वही था, बाइक चली गई, हमें भी कुछ खर्च नहीं करना पड़ा, बाइक को भी कुछ एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ा, और हमारी हेल्प भी हो गई। तो ऐसा कोई हेल्पर कि जिसको अपना भी नुकसान नहीं होता,
और जो हमारा भी फायदा करता है उसको हम कैटेलिस्ट बोलते हैं। कैटेलिस्ट समझ में आया वापस से? कैटेलाइसिस वर्ड इससे बना हुआ है, कैसे बना हुआ है? द प्रोसेस ऑफ being used of a catalyst by a chemical substance. When a chemical substance is used as a catalyst in a chemical reaction, that process, that phenomenon is known as the catalysis. कैटेलाइसिस, ये पूरी रिएक्शन को हम कैटेलाइसिस बोलेंगे। इस पूरी रिएक्शन को जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो मैंने तुम्हें इतनी बातें बताई हैं कि हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटा है, हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्यों टूटा है और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटकर यहाँ पर लगा है, जो इतनी बातें बताई हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम साइंटिफिक टर्म में क्या बोलेंगे? कैटेलाइसिस। दिस इज कॉल्ड कैटेलाइसिस। और जिसकी वजह से ये प्रोसेस हुआ है उसको हम बोलते हैं कैटेलिस्ट। जैसे निकल इज अ कैटेलिस्ट इन दिस रिएक्शन and this reaction is named as hydrogenation. इस रिएक्शन का नाम हाइड्रोजनेशन है, जिस रिएक्शन में हमने निकल कैटेलिस्ट यूज किया। अच्छा, अब नीचे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, उस डायग्राम पर फोकस करना है। डायग्राम में क्या है कि यहाँ पर रिएक्टेंट, फॉर एग्जाम्पल इथीन और हाइड्रोजन, ये रिएक्टेंट है। इन रिएक्टेंट्स को अगर सीधे सीधे जाना है प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए, ठीक है, ये अमाउंट एनर्जी का रिक्वायर्ड, जिसको मैंने यहाँ लिखा है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। जब हमारे पास कैटलिस्ट अवेलेबल नहीं है, ये अमाउंट एनर्जी का रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ रैंडमली, मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं है इस रिएक्शन के लिए। मैंने यहाँ पर लिख दिया 600 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है अगर हम इन रिएक्टेंट्स को इन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। 600 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। दोनों का एक एक मोल लिया, उस एक एक मोल से एक मोल प्रोडक्ट बनाने के लिए 600 किलो जूल एनर्जी हमें देनी पड़ती है। ठीक है, ये पहले वाले पार्ट। अब दूसरा जो पार्ट है, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा है विद कैटलिस्ट। हमने निकल की हेल्प ली, निकल की हेल्प लेने पर यहाँ पर देखो एक गैप आ गया, प्रोडक्ट हमारा पहले बन गया। प्रोडक्ट बनना चाहिए था इस पाथवे से जाने के बाद, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद, क्योंकि ये एनर्जी है, तो प्रोडक्ट हमारा जल्दी बन गया। ये रेट रिएक्शन थी, प्रोडक्ट हमारा जल्दी बन गया। तो जो प्रोडक्ट जल्दी बना है उसमें अराउंड कितना डिफरेंस आया, जिसको हम देख सकते हैं कि लगभग 300 किलो जूल एनर्जी हमें वेस्ट नहीं करनी पड़ी। उसने हमारी 300 किलो जूल एनर्जी बचा दी है। जैसे बाइक वाले ने हमारा जो टाइम था 10 मिनट का, वो टाइम हमारा सेव कर दिया था, उसी तरह से यहाँ पर 300 किलो जूल एनर्जी इस कैटेलिस्ट के यूज ने बचा दी। तो ये कैटेलिस्ट का रोल हुआ और ये कैटेलाइसिस प्रोसेस हुआ। अब इसके बाद में दो टर्म्स और लिखी हुई, एक टर्म है प्रोमोटर और एक टर्म है इनहिबिटर। प्रोमोटर और इनहिबिटर दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों का मतलब क्या है? प्रोमोटर जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, इंग्लिश का वर्ड इंडिकेट कर रहा है, प्रोमोटर मतलब बढ़ावा देने, इंक्रीज करने वाला, जो कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। जैसे वो बाइक वाला, बाइक अपने आप नहीं आ सकती तो मिलेगी, वो बाइक वाला है वहाँ, वो बाइक वाला बाइक चला रहा है, उसको पता है कि बच्चे को जल्दी पहुँचना है, उसने स्पीड ज़्यादा बढ़ाई, ठीक है, तो वो क्या काम कर रहा है? एक प्रमोटर का काम कर रहा है, वो एक प्रमोटर का काम करता है। तो जो कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने वाला होता है उसको हम बोलते हैं प्रमोटर, ठीक है। उसके बाद दूसरा वर्ड मैंने लिखा इनहिबिटर। सपोज रास्ते में कोई बच्चा क्रॉस कर रहा है रोड, अब बाइक को ब्रेक देना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हारा भी नुकसान होगा और बाइक वाले को भी रुकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, दैट इज कॉल्ड इनहिबिटर। जो कैटेलिस्ट के रास्ते में आ रहा है, जो कैटेलिस्ट के रिएक्शन कंप्लीट करने के प्रोसेस को डिले कर रहा है, किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से डिले कर रहा है, उसको हम बोलते हैं इनहिबिटर, ठीक है। तो प्रोमोटर विच एक्टिवेट्स द एक्टिविटी ऑफ कैटेलिस्ट एंड इनहिबिटर विच प्रिवेंट्स, रोक देता है, विच प्रिवेंट्स द एक्टिविटी ऑफ द कैटेलिस्ट, दैट इज कॉल्ड इनहिबिटर। इन दोनों के लिए मैंने एक रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है और ये रिएक्शन किसकी है? अपनी बहुत फैमिलियर रिएक्शन, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन को यूज करके अमोनिया बनाते आ रहे हैं, पता नहीं कब से बनाते आ रहे हैं। नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी गैस है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस जब रिएक्ट करती हैं, एक टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन फिक्स होती है इस पर, जैसे 700 केल्विन टेम्परेचर इसमें रिक्वायर्ड होता है और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें रिक्वायर्ड होता है इस रिएक्शन में। उसके अलावा आयरन यहाँ पर एक कैटेलिस्ट की तरह से यूटिलाइज किया जाता है और मोलिब्डेनम यहाँ पर एक प्रमोटर की तरह से यूटिलाइज किया जाता है। आयरन भी डी ब्लॉक की एक मेटल है,
और मोलिब्डेनम भी डिग्लोकेट मेटल, दोनों का काम अलग अलग है। आयरन अपनी सरफेस प्रोवाइड करता है, इसलिए कैटलिस्ट का काम करता है, और मोलिब्डेनम आयरन की एक्टिविटी को बढ़ाता है कि कभी ऐसा हो कि किसी टाइम आयरन की सरफेस अवेलेबल नहीं हो पाती है तो वो भी सॉलिड है, वो अपनी सरफेस दे देता है, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि वो पूरी सरफेस दे पाए रिएक्शन में। जब जरूरत होती है, कम पड़ती है सरफेस और इसके मॉलिक्यूल ज़्यादा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो मोलिब्डेनम अपनी सरफेस प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, मतलब रिएक्शन को कंटिन्यू रखता है। अमोनिया का फॉर्मेशन हमारा कंटिन्यूड रहता है, अमोनिया बनती रहती है, प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आयरन एक कैटलिस्ट है, मोलिब्डेनम एक प्रमोटर है इस रिएक्शन में, और एक जो मैं यहाँ पर नाम लिखने वाली हूँ अभी H2S गैस या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इसलिए मैंने नाम पहले नहीं लिखा कि ये नाम तुम्हें याद रहना चाहिए। पॉइजन्स या इनहिबिटर्स के नाम अलग से भी एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, तो ये नाम तुम्हें याद रहना चाहिए। देखो H2S का कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन में कोई रोल नहीं है, ये रीजन है कि यहाँ पर इनको मेंशन नहीं किया है, इनका कोई रोल नहीं, बट दे आर अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर में अवेलेबल गैसेस है। H2S भी अवेलेबल है ड्यू टू द पॉल्यूशन, ड्यू टू द एयर पॉल्यूशन, कार्बन मोनोऑक्साइड इज आल्सो अवेलेबल ड्यू टू द एयर पॉल्यूशन। अगर ये दोनों गैसेस अवेलेबल हैं तो ये दोनों गैसेस आयरन की जिस सरफेस के ऊपर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को ही होना चाहिए उस सरफेस को कवर कर लेंगे, क्योंकि ये भी गैस है, ये भी एब्जॉर्ब हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी एब्जॉर्ब हो सकती है, H2S भी एब्जॉर्ब हो सकती है, और बल्कि इससे ज़्यादा तेजी से एब्जॉर्ब होती है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अगर तुम्हें याद आ रहा है जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में हमने पढ़ा था, उसमें सबसे लास्ट में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का नाम आया, जो सीक्वेंस हमने पढ़ी, और इनका नाम पहले आ चुका है। इसका मतलब ये ज़्यादा तेज स्पीड से अगर अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में तो बहुत तेज स्पीड से कैटलिस्ट की सरफेस को कवर कर सकती है। अब कैटलिस्ट की सरफेस अगर इन्होंने कवर की, जितने भी कवर की, वहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नहीं आ पाएगा, और जहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नहीं आ पाएगी अमोनिया नहीं बनेगी, मतलब हमारा प्रोडक्ट कम बनेगा, हमारी रिएक्शन कम होगी, स्पीड कम हो जाएगी रिएक्शन की, इसलिए इनको बोलते हैं इनहिबिटर्स और कैटालिटिक पॉइजन्स। पॉइजन्स भी नाम दिया जाता है इनको, क्योंकि ये काम नहीं कर रहे हैं, जो कैटलिस्ट काम कर रहा है उस काम को रोक रहे हैं, उनका काम है वही उसको रोकना, इनहिबिट करना उसकी एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, अब एक मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम पे जाने से पहले इन दोनों वर्ड्स की तरफ आए। एक वर्ड लिखा हुआ है होमोजीनियस और एक वर्ड लिखा हुआ है हेट्रोजीनियस, और ये किसके पार्ट मैंने लिखे हैं, कैटेलाइसिस। जो कैटेलाइसिस का प्रोसेस होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। डिवाइड करने के पीछे कोई मेजर रीजन नहीं होता, एक छोटा सा रीजन होता है कि अगर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम, अगर तीनों की फिजिकल स्टेट सेम, तीनों की कंफर्म होनी चाहिए। ये नहीं कि हम केवल रिएक्टेंट प्रोडक्ट की देखें या केवल कैटलिस्ट की और रिएक्टेंट की देखें, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट की देखें, तीनों रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट, अगर इन तीनों की फिजिकल स्टेट सेम है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं होमोजेनियस कैटेलाइसिस, ठीक है। एक एग्जांपल मैं इसका बोर्ड पर लिख देती हूँ होमोजेनियस कैटेलाइसिस का, कि जैसे एक रिएक्शन होती है SO2 plus O2 to give 2SO3। ये रिएक्शन हम 2 तरह से कंडक्ट करा सकते हैं। हम यहाँ पर प्लेटिनम भी कैटलिस्ट ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर प्लेटिनम कैटलिस्ट लेंगे, ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। अगर हम यहाँ पर प्लेटिनम कैटलिस्ट लेंगे तो प्लेटिनम कैटलिस्ट लेने पर इसको होमोजेनियस कैटेलाइसिस नहीं बोलेंगे। रीजन क्या है? देखो, रिएक्टेंट अपनी गैस है, प्रोडक्ट अपनी गैस है, बट अपना कैटलिस्ट सॉलिड है, क्योंकि प्लेटिनम इज अ सॉलिड मेटल। लेकिन प्लेटिनम के बदले अगर हमने प्लेटिनम को रिप्लेस कर दिया है प्लेटिनम को रिप्लेस करके अगर हमने नाइट्रिक ऑक्साइड ले लिया, ये एक गैस है, जैसे NO2 एक गैस होती है, ये भी एक गैस है। अगर हमने ये ले लिया तो ये लेने के बाद हमारी रिएक्शन होगी, कभी भी होगी रिएक्शन हमारी, लेकिन अब इसको होमोजेनियस कैटेलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो होमोजेनियस कैटेलाइसिस क्या है कि जब रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट एक ही होती है, फिजिकल स्टेट सेम होती है, उसको होमोजेनियस कैटेलाइसिस बोला जाता है। दूसरा आता है हेट्रोजेनियस कैटेलाइसिस। 2 एग्जांपल हेट्रोजेनियस
हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस के लिखे हुए हैं। ये एग्जांपल में हेटेरोजीनियस का है, देखो ईथीन इज अ गैस, हाइड्रोजन इज अ गैस एंड ईथेन इज आल्सो अ गैस। ये भी गैस, रिएक्टेंट गैस, प्रोडक्ट गैस, लेकिन निकल सॉलिड, हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया गैस, iron is a solid, molybdenum is a solid. It is also an example of heterogeneous catalysis. ठीक है, तो heterogeneous catalysis when physical states of all the three reactant, product and catalysis are not same. When physical states are same, this is called homogeneous catalysis. Now come to the theory of heterogeneous catalysis. Heterogeneous catalysis का जो प्रोसेस है, अब उसको हम थ्योरी में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे उसको समझाएंगे कि इसमें क्या हुआ है जिसके कारण ये हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस रिएक्शन पॉसिबल हो पाई। देखो ये डायग्राम मैंने बनाया कैटलिस्ट का, एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर, और वो क्यूबिकल स्ट्रक्चर हमने सॉलिड के लिए बनाया क्योंकि यहाँ पर हमारा आयरन एक सॉलिड, ठीक है, ये आयरन एक सॉलिड है, इस आयरन की सॉलिड को हमने एक क्यूबिक स्ट्रक्चर दिया हुआ, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है। अब A प्लस बी, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, दोनों रिएक्टेंट आ गए इसके सरफेस के ऊपर। इसकी सरफेस के ऊपर अब यहाँ से देखो इस डायग्राम में, इसकी सरफेस के ऊपर A और B दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि ये कैटलिस्ट तभी है क्योंकि दोनों को जोड़ने की कैपेबिलिटी रखता है, दोनों को अपने साथ लाने की कैपेबिलिटी रखता है। A अलग था, B अलग था, लेकिन कैटलिस्ट ने दोनों को अपने सरफेस के ऊपर अटैच कर दिया और सरफेस के ऊपर अटैच होने के साथ साथ दोनों में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डेवलप हो जाता है। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द कैटलिस्ट, ये भी उसी की एक्टिविटी है, उनको जोड़ना उसी की एक्टिविटी है अपनी सरफेस के ऊपर, और उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करना, ये भी कैटलिस्ट की एक्टिविटी है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ, डेवलप होने के बाद क्योंकि ये थोड़ी सी अनकंफर्टेबल स्टेट हो गई है कैटलिस्ट के लिए कि दो रिएक्टेंट को उसने सरफेस के ऊपर चिपका रखा है, तो वो परमानेंट स्टेट नहीं है, वो एक स्टेबल स्टेट नहीं है, तो उस स्टेट से वो थोड़ी देर बाद बाहर आ जाएगा। और बाहर कैसे आएगा, देखो ये अपने आप को खींच रहा है इस तरफ, कैटलिस्ट ने अब अपने आप को इधर खींचना स्टार्ट कर दिया, तो इनके बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इनके बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने से A और B एक प्रोडक्ट बन जाएगा और कैटलिस्ट अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है। जितने उसने बॉन्ड बनाए हुए थे, जैसे उसके बॉन्ड बने हुए थे, जैसे उसका क्रिस्टल का स्ट्रक्चर था, सेम उसी कंडीशन में फिर से वापस आ जाता है। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस। अब इसको मैं एक वर्ड में तुम्हें समझा के समअप करती हूँ बस, कि जैसे कैटलिस्ट का फंक्शन क्या है यहाँ पर, जैसे एक सुपरमैन होता है, तो सुपरमैन क्या काम करेगा कि उसके पास इतनी पावर होती है कि वो कुछ भी कर सकता है, वही काम कैटलिस्ट ने किया। A और B दोनों आपस में बहुत स्टेबल थे, दोनों की बहुत ईगो थी, बिल्कुल पास नहीं आना चाहते, लेकिन इस सुपरमैन ने क्या किया, दोनों को अलग अलग बिठाया, बिठाने के बाद अपने आप को वापस खींच लिया, और वापस खींचने के बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाए और बॉन्ड बना के प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। अपने आप को सुपरमैन चला गया, गायब हो गया और इनको छोड़ गया, A B को प्रोडक्ट फॉर्म में छोड़ दिया।